हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो कि कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब कंप्यूटर साइंस एग्जाम बहुत सारे होते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो स्पेशली ये वीडियो जो है ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है जो कि टीजीटी एग्जाम या पीजीटी एग्जाम जो कि एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के आईटीआई टीओ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी टी यानी जो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम या स्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की आपके एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे खुद के कोर्स मॉड्यूल्स के अंदर हम लोगों ने ऐसे ही ना जाने कितने सारे क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आप हमारे कोर्स मॉड्यूल के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो हमने जितने भी एग्जाम यहाँ पे मेंशन मैंने किए हुए हैं सभी के कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहाँ से वेबसाइट चेक कर सकते हैं। साथ में जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा उन क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी अगर जिन लोग स्टूडेंट ने अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में यूट्यूब चैनल को तो भाई आप सब्सक्राइब कर ही लेना और साथ में बेल आइकन दबा देना कि जब भी कोई क्लास आएगी आपकी वो यहाँ पर हम लोग जो उसका जो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो देखो बहुत सारी क्लासेस हम लोग आपके लिए बना के लाए हुए हैं। आई थिंक ये जो मैं आपके सामने क्लास प्रेजेंट कर रहा हूँ ये 3rd या 4th लेक्चर है, मुझे याद भी नहीं क्योंकि किस पर्टिकुलर उसमें मैं अपलोड करूंगा आपको मुझे खुद को पता नहीं है। बट बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं आपके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग जो है एक एक करके जो क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह के हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, इनका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 50 है, तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए एक एक करके इनको जल्दी से डिस्कस करते हैं आपके साथ। ओके, तो मैं सारे ऑप्शंस को नहीं समझाऊंगा, उनके आंसर का जो करेक्ट आंसर है उसको एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर कहीं पर भी मुझे लगेगा कि कोई टर्म अभी जो ऑप्शन में है वो आपने नहीं सुना तो उसको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, which term describe the unique address assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for communication। देखो यहाँ पर एक तरफ इंग्लिश है एक तरफ हिंदी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बोला गया है कि जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी जितने भी डिवाइस होते हैं हमारे कंप्यूटर के या कोई भी डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उसको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। यानी यूनिक का मतलब होता है अपने आप में सबसे अलग एड्रेस दिया जाता है। ऐसा एड्रेस किसी दूसरे डिवाइस को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ मैं लैपटॉप पे कनेक्ट हूं, तो मेरे लैपटॉप का और साथ में इंटरनेट से भी कनेक्ट हूं, तो मेरे लैपटॉप का एक यूनिक एड्रेस होगा जो कि किस नाम से जाना जाता है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में है हमारा डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, 3rd ऑप्शन है यूआरएल और 4th ऑप्शन है मैक यानी मशीन एड्रेस। तो देखिए देखो डोमेन नेम जो होता है वेबसाइट का होता है, यूआरएल जो होता है एक डोमेन नेम जो होता है पर्टिकुलर वेबसाइट का होता है, और डोमेन नेम का ही एक पार्ट जो होता है यूआरएल होता है। ओके नाउ, तो और उसी तरीके से हमारा जो फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का उसे हम लोग मैक एड्रेस से जानते हैं, यानी मशीन एड्रेस के नाम से जानते हैं। बट जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पर, उनका एक अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब ये आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं आगे के लेक्चर्स में हम लोग आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो देखो
जो भी स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइपिंग में भाई ये एग्जैक्ट नहीं है टाइपिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया है, बट आपको जो है कम से कम समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो है मतलब क्या है, जिन बच्चों को इंग्लिश को समझने में दिक्कत होती है। ओके, तो मैं केवल एक ही तरफ पढ़ूंगा और एक ही तरफ आंसर दूंगा, तो कई स्टूडेंट ये ना समझे कि भाई मैं हिंदी की तरफ क्यों आंसर नहीं दे रहा हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, आईपी एड्रेस यानी आईपी पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम इन द इंटरनेट कम्युनिकेशन। यानी जो हमें डीएनएस सर्वर हमारे पास होता है, यानी जिसे हम लोग डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं, उसका इंटरनेट कम्युनिकेशन के अंदर क्या सबसे मुख्य भागीदारी होती है, उसका रोल होता है। तो डीएनएस क्या प्रोवाइड करता है, क्या फंक्शन है, टू प्रोवाइड द इंक्रिप्शन फॉर द डेटा, यानी एक तरीके से हमारा जो डेटा होता है उसे इंक्रिप्ट करता है, नहीं ये नहीं है इसका ऑप्शन में। टू मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक, ये भी नहीं है। टू एलोकेट द बैंडविड्थ, ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी टू ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस। तो देखो जितनी भी हमारी वेबसाइट होती हैं उनका एक अपना डोमेन नेम होता है, बट हमें क्या करना होता है, उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग क्या आईपी एड्रेस है ये ट्रांसलेशन करना होता है। तो ये जो किसका काम होता है, ये डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है, यानी डीएनएस सर्वर का काम होता है। तो जब भी हम लोग www कोई भी वेबसाइट का नाम डालते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ google.com का मैं नाम दे रहा हूँ, तो google.com, तो ये जो है डोमेन नेम है। अब इसको हमें एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो है हमारा 232 बिट्स का होता है, और अगर हम लोग बात करें उसकी अपने आईपी एड्रेस की बात करें आईपी वर्जन 6 की, तो वो 128 बिट्स का होता है। तो ये जो है ये बाद में हम लोग किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ट्रांसलेशन का जो काम होता है ये हमारा डीएनएस सर्वर करता है, यानी डोमेन नेम सिस्टम करता है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अक्रॉस द इंटरनेट। यानी कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है इंटरनेट पे, और वो प्रोटोकॉल जो है बड़ा रिलायबल है यानी विश्वसनीय है। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें प्रोटोकॉल की, ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एचटीटीपी, दूसरा ऑप्शन है एफटीपी, तीसरा ऑप्शन है टीसीपी और चौथा ऑप्शन है यूडीपी। तो हमें ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के बारे में बात करनी है। तो इनमें केवल दो ही ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, एक तो है टीसीपी, एक है यूडीपी। तो यूडीपी जो होता है वो रिलायबल नहीं होता है, रिलायबल जो है इसमें टीसीपी है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी की फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो वो होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल हैं हमारे, ये जो हैं हमारे प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं, ओएसआई लेयर की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका टीसीपी, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। व्हाट डज द यूआरएल स्टैंड फॉर, यानी जो यूआरएल की फुल फॉर्म है वो क्या है। तो आपके सामने चार फुल फॉर्म दे रखी है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिट्रीवल लोकेटर, यूनिवर्सल रिट्रीवल लोकेटर, तो करेक्ट आंसर जो है वो ए है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, यानी इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो फाइल ट्रांसफर के अंदर काम आता है। ऑप्शन में है एसएमटीपी, बी है एफटीपी, तीसरा ऑप्शन है एसएनएमपी और चौथा ऑप्शन है आईएमएपी। तो देखो यहाँ पर फाइल्स के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो फाइल ट्रांसमिशन के लिए हमें एफटीपी का यूज करते हैं, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एफटीपी, यानी नाम से पता चल रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी, प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपके जिस भी प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप भली एनवीएस की कर रहे हो, आईटीआईटीओ की कर रहे हो, या फिर बीपीएससी ट्री यानी जो अपना जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए कर रहे हो, या फिर नेट एग्जाम और सेट एग्जाम, सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भाई आप अपने रिवीजन में कर लेना,
और इन क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अपने कोर्स मॉड्यूल्स में बना रखे हैं। उसके लिए आप हमें उन कोर्स में इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन वेब टेक्नोलॉजी व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HTML, यानी HTML का क्या फंक्शन होता है। देखो HTML का मेन काम ये होता है कि जो हमारी वेब पेज हैं उन वेब पेजेस को क्रिएट करना। अब डायनामिक वेब पेज भी होते हैं, स्टैटिक वेब पेज भी होते हैं, तो मेनली जो लैंग्वेज होती है जिसपे हमारे वेब पेज क्रिएट होते हैं वो होती है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मैं HTTP से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था उसमें, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब इसमें HTML की फुल फॉर्म है। तो HTML का मेन फंक्शन क्या होता है, टू स्टाइल द वेब पेज, टू प्रोवाइड द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, टू स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ द वेब, टू हैंडल द डेटाबेस क्यूरी। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो है वेब पेजेस की बात कर रहे हैं, तो वेब पेजेस के स्ट्रक्चर की बात करी जाए, यानी HTML क्या करता है, HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है सी है, प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द एक्रोनिम HTTP स्टैंड एंड व्हाट इज प्राइमरी यूज, यानी HTTP की फुल फॉर्म क्या है और इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। देखो मैं आपको पहले ही बताता हूं कि HTTP का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये तो पूरा मैंने बता दिया आपको, पर इसका मेन काम ये होता है, क्या काम होता है, ये फाइल ट्रांसमिशन में काम आती है, डेटा ट्रांसमिशन में काम आती है, तो या ईमेल ट्रांसमिशन में काम आती है। तो देखो ईमेल ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता, पहली बात तो ये। वेब कम्युनिकेशन में काम आती है क्या, तो देखो वेब कम्युनिकेशन भी जो है एक हो सकता है। फाइल ट्रांसफर के लिए काम आती है क्या, नहीं ये भी नहीं। क्या ये सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन है, तो देखो सिक्योर के लिए अगर यहां पर एस होता तो HTTPS जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं। तो जनरली हम लोग HTTP का प्रोटोकॉल का यूज जो है वेब कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, यानी जब भी हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, वो भली इवन आप जो है अपना यूट्यूब चलाते हैं वो भी जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे ही काम करता है, यानी हमारे जितने भी वेब कम्युनिकेशंस होते हैं वो HTTP पे काम करते हैं। ओके, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम लोग HTTPS का प्रयोग करते हैं। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कह रहा है जरा इसको भी देखते हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस के मैंने आपके जैसे बोला कि इन क्वेश्चन पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पर आपको वीडियो को पॉज करते हुए इनका आंसर जो है लगाना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द राउटर इन अ नेटवर्क। राउटर का क्या मेन मकसद होता है हमारे नेटवर्क के अंदर। तो राउटर, देखो राउटर जो है, पहली बात तो राउटर एक डिवाइस है, राउटर एक डिवाइस है जो कि हमारे पैकेट्स को, डेटा पैकेट्स को रूट करता है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें जाने का मार्ग बताता है। ठीक, राउटर हमारी नेटवर्क लेयर पे काम करता है, OSI लेयर पे। किस पे काम करता है, OSI लेयर की नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और इसका मेन मकसद क्या है, डेटा पैकेट्स को नेटवर्क पर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जरा देखते हैं, टू प्रोवाइड द IP एड्रेस टू द डिवाइस ये नहीं होगा, टू मैनेज द डोमेन नेम ये भी नहीं होगा, टू सिक्योर द नेटवर्क कम्युनिकेशन ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका 8 का जो है वो सी है, टू डायरेक्ट द डेटा पैकेट बिटवीन द नेटवर्क। सो प्लीज मार्क 8 का सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ सबनेट मास्क यूज फॉर इन अ नेटवर्किंग। तो जो हम लोग सबनेट मास्क यूज करते हैं, सबनेट मास्क हम लोग जो है यूज करते हैं अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर, अपने IP एड्रेस के अंदर, वो क्यों यूज करते हैं। तो देखो सबनेट जो है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे IP वर्जन 4 के 3-4-5 तरह के एड्रेस होते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C। तो क्लास A में, क्लास A का अपना सबनेट मास्क होता है, क्लास B का एक अपना सबनेट मास्क होता है, क्लास C का भी अपना एक सबनेट मास्क होता है। तो इस सबनेट मास्क से हम लोग जो है IP, यानी जो अपनी होस्ट IP और नेटवर्क IP दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो IP एड्रेस के, हमारा जो भी IP एड्रेस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है होस्ट IP, एक होता है होस्ट ID, एक होता है नेटवर्क ID जिसे हम लोग नेट ID भी कहते हैं।
अब ये होस्ट आईडी और नेट आईडी जो है, इनको सेपरेट करने के लिए हमें सबनेट मास्क का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? सबनेट मास्क का। ओके, तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा ऑप्शन में पढ़ लेता हूं। तो देखो, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट मैं आपको उसके आंसर के बारे में बता रहा हूं, अदरवाइज ये वीडियो जो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपके लिए भी अननेसेसरी बोर होगा। तो इसलिए आप जो ऑप्शंस को खुद पढ़िएगा। वैसे पढ़ रहा हूं मैं ऑप्शन, बट उसके मीनिंग को मैं आपको बताने से पहले उसके आंसर के मीनिंग को मैं बता रहा हूं। तो सबनेट मास्क जो है, डेटा को इनक्रिप्ट करने में काम नहीं आता है, एलोकेट बैंडविड्थ नहीं करता है, ये टू ट्रांसलेट और डोमेन नेम ये भी नहीं करता। इसका मेन काम होता है नेटवर्क के अंदर होस्ट आईडी और नेट आईडी दोनों का पता लगाना। ठीक है, तो जो नेट आईडी होता है वो पहला पार्ट होता है, अगला लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो होस्ट आईडी होता है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जरा क्या कह रहा है, जरा उसको भी देखते हैं। Which of the following is commonly used protocol for the email retrieval? तो ईमेल को, यानी जो भी हम ईमेल प्राप्त करते हैं उसके प्रोटोकॉल को हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन बहुत सी जगह पर देखा होगा। तो देखो, मैं ये जो क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, इनको आप पढ़िएगा, क्योंकि यहां से इन क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मिस करिएगा, आपको अपने एग्जाम में इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है जरूर मिलेंगे, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैंने बताया, तो देखो SMTP जो है वो नहीं होगा इसका आंसर, SNMP भी नहीं होगा, TCP भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है POP3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ईमेल रिट्रीवल के लिए जिस प्रोटोकॉल की हम लोग यूज करते हैं वो होता है POP3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, जरा इसको भी हम लोग देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो एक बात कही गई है कि व्हाट डज द बैंडविड्थ रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो बैंडविड्थ से हम लोग क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंडविड्थ आपने बहुत जगह देखा होगा कि हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, कम है। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? तो देखो, हम लोग जो भी हमारे पास इंटरनेट पे हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो हमारे इंटरनेट का यानी वाईफाई का एक अपनी स्पीड होती है। अब इस स्पीड को हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों में मेजर करते हैं। तो बैंडविड्थ जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है, और इसी को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेटा को ट्रांसमिट करने का एक, आप स्पीड भी कह सकते हो, बट फिर भी जो है इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि जो हमारी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसका आंसर ए लगा देंगे, द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन। देखो, वो आपका बिट रेट होता है, बट बैंडविड्थ जो होती है, यानी विड्थ, कौन सा विड्थ? मैक्सिमम स्पीड और जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस द नेटवर्क। ओके, तो इसकी डेफिनेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर ए लगा देंगे, ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर बी है, द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस द नेटवर्क। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which term is used to describe a network that spans a relatively large geographical area? यानी इनमें से जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये चारों जो हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, अब एक है, पहला है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है PAN, यानी हमारा जो खुद का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तीसरा है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया किस नेटवर्क को मिलता है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो वैन है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन सा है? इंटरनेट। ओके, सो प्लीज मार्क 12th का डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। What does the acronym ISP stand for? और इसका क्या रोल है, यानी ISP की फुल फॉर्म क्या है और ये क्या कार्य करता है। तो पहली बात तो ये ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मेन काम क्या होता है? ये हमें एक तरीके से जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, बट एक्चुअल में इसका मेन वर्क है हमें
अपना जो जो आईपी एड्रेस जो होता है वो आईएसपी देता है, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोटेक्ट डेटा टू ऑफर द इंटरनेट एक्सेस, हाँ बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की फुल फॉर्म है और इसका मेन काम होता है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना एंड यूजर को। तो जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है वो तभी होता है जब आपके यहाँ पर वाईफाई लग जाता है और आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो इसलिए प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, यही काम जो आईएसपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following terms refers to the process of converting the data into a code to prevent the unauthorized access। बहुत अच्छा सवाल है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पर होते हैं तो डेफिनेटली हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मैसेज ट्रांसफर करते हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारा मैसेज कोई दूसरा पर्सन पढ़ सके या देख सके। तो इसके लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं। उस टेक्निक को क्या कहते हैं? तो देखो उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं इनक्रिप्शन। तो सेंडर होता है एक हमारा एक सेंडर होता है और एक हमारा रिसीवर होता है, ठीक है। अब सेंडर जो है अपने डेटा को जो सेंड करता है तो वहां पे उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी किसी दूसरे कोड में आपके मैसेज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब वो कोड कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप इनक्रिप्शन का कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। रिसीवर साइड पर यहां पर उसे डिक्रिप्ट करना होता है और ये जो डिक्रिप्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो रिसीवर साइड का होता है। तो सेंडर के एंड पे इनक्रिप्ट करते हैं, रिसीवर के एंड में डिक्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आपका इनक्रिप्शन होगा या इनकोडिंग होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनकोडिंग और इनक्रिप्शन में इन दोनों में फंस जाएंगे और इसका आंसर जो है कुछ और लगा के आ जाएंगे। डेटा को इनकोड मतलब डेटा जो हमारा होता है उसे इनकोड किया जाता है, बट इनक्रिप्शन जो है ओवरऑल एक प्रोसेस है। ओके तो इनक्रिप्शन जो है प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। इनकोडिंग जो होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है या इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, तो इनको एक इनकोड करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग एक फॉर्मेट होती है। क्या होती है? फॉर्मेट होती है जिसमें आपके डेटा को लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल UTF-8 जो है एक स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा फ्यूचर में कभी जब हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पर उनको स्कीम को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक। तो अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि जो डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एक कोड से दूसरे कोड पे, उसे हम लोग कहते हैं इनक्रिप्शन टेक्निक। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, which protocol allow for the dynamic allocation of IP address to a device on a network। बहुत अच्छा सवाल है कि हम लोग एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं। अब हम एक नेटवर्क का पार्ट है, अब हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं। तो इन सिस्टम को, अब ये सिस्टम जो है हमेशा नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई सिस्टम आता है नेटवर्क में, कोई चला जाता है। तो एक तरीके से हमें अपने नेटवर्क पे आने के लिए, कनेक्ट होने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत है। तो किसी भी नेटवर्क पर हमेशा आईपी एड्रेस जो होते हैं वो एलोकेट जो होता है डायनेमिकली होते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क के अंदर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये जो मेन काम होता है वो होता है DHCP का, यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, ये जो है हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनको आईपी एड्रेस जो है एलोकेट करता है डायनेमिकली, ठीक है। डायनेमिकली यानी किसी भी नेट डिवाइस को एक परमानेंट आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। प्लीज मार्क 15 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, what is the primary function of the network time protocol। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या है? अब देखो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का मेनली फंक्शन ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं उनको प्रॉपर सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक ही प्रोटोकॉल पे काम करें और एक ही तरीके से उनकी क्लॉक जो होती है, यानी जो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, उनको सिंक्रोनाइज करना। तो ये काम किसका होता है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का होता है। इसलिए प्लीज मार्क 16 का जो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके याद रहेगा। तो प्लीज मार्क 16 ए एज अ 16 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आईपी एड्रेस को डायनामिकली एलोकेट नहीं करता, ये काम होता है DHCP का होता है, अभी हमने डिस्कस किया। और फाइल ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल होता है उसे FTP कहते हैं। और इंक्रिप्शन डेटा कम्युनिकेशन ये भी काम नहीं करता है। ओके तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या कह रहा है भाई, विच टाइप ऑफ मेलवेयर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू ग्रांट द अनऑथराइज यूजर एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने हमारे टाइप्स ऑफ मेलवेयर में डिस्कस किया था, बट फिर भी कंप्यूटर नेटवर्क में एक यूनिट है साइबर सिक्योरिटी, है ना, वो भी मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं देखे तो जाके देख लेना, उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक, बहुत अच्छे सवाल थे, करीबन 30 के सवाल मैंने डिस्कस किए थे। और इसके अलावा इसी तरीके से बहुत सारे और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने अपने कोर्सेज के अंदर बना रखे हैं। आप भले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटीआईटीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी के टीचर की रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर की, या फिर केवीएस की कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, सभी के कोर्स मॉड्यूल्स हम लोगों ने बना रखे हैं। उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में हमारी जो वेबसाइट है वहां पर सारे कोर्सेज जो अवेलेबल किए गए हैं। ओके, तो इनके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बताया कि एक ऐसा मेलवेयर जो कि हमारे सिस्टम के अंदर घुस जाता है और उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखो, खास तौर से जो नेटवर्क पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। तो वो जो वॉर्म है वो रूट किट है, यानी जो रूट किट है वो मेलवेयर है। तो रूट किट हमारे इंडिविजुअल सिस्टम पे भी काम करता है और नेटवर्क लेवल पे काम करता है। ठीक है, खासतौर से कंप्यूटर सिस्टम पे। तो कंप्यूटर सिस्टम पे हमें जब भी कोई फाइल को इंस्टॉल करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रिविलेज चाहिए होती है इंस्टॉल करने, यानी कुल मिलाकर हमें एडमिन होना पड़ता है। तो रूट किट क्या करता है, उसको हमारा एडमिन का प्रिविलेज मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर मेलवेयर को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो प्लीज मार्क 17 का सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच टर्म डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड ट्रैफिक पासिंग ओवर अ डिजिटल नेटवर्क। यानी जो भी हम लोग जो है डिजिटल नेटवर्क में काम करते हैं, तो उसके पर्टिकुलर ट्रैफिक को रोकना, उसे प्रॉपरली एक सही तरह से विकसित करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे हम फिशिंग कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं, स्नीफिंग कहते हैं, या स्मफिंग कहते हैं। तो स्नीफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो टेक्निक होती हैं, मतलब जो भी हम लोग डिजिटल नेटवर्क में हम लोग जुड़े हुए हैं उसके ट्रैफिक को रोकना और उस पे नजर रखना, मतलब एक तरह से जो है इसे स्नीफिंग का नाम दिया जाता है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Which protocol is used to retrieve email from a mail server, allowing the users to view and manipulate the messages locally? तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है। बहुत, अगर यहाँ पर पीओपी यानी एक जो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, अगर पीओपी होता तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर देते। तो इसका आंसर मुझे आप लिख के बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। तो आप मुझे इसका आंसर लिख के बताओगे कि 19 का करेक्ट आंसर क्या है। एसएमटीपी है, आईएमएपी है, एसएनएमपी है, या एसएसएच है। ठीक है, देखो एसएमटीपी और एसएनएमपी और आईएमएपी ये सारे प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो कि हमारे ईमेल लेवल पर काम करते हैं। ठीक, तो आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है, कि हमें ईमेल को रिट्रीव करने में मेल सर्वर से स्पेशली लोकली लेवल पे काम करता है। तो 19 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, थोड़ा टफ है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या कह रहा है, 20 में ये कह रहा है कि एसएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका काम क्या होता है। तो देखो, इस एसएसएल नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा हमारा एक लेयर है जहां से हम लोग जो हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एसएसएल की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर है इसकी जो है। अब इसका जो मेन काम होता है एसएसएल का, हमारा जो भी डेटा होता है या जो भी हमारे मैसेज होते हैं उनका जो इनक्रिप्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग एसएसएल कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका सी है। तो सिक्योर शेल लेयर, सिक्योर
शेल लेयर टू प्रोवाइड, ओ नहीं नहीं नहीं, ये सी इसका करेक्ट आंसर नहीं, सॉरी सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर है अभी मैंने बताया, सिक्योर सॉकेट लेयर टू इनक्रिप्ट द वेब कम्युनिकेशन, टू प्रोवाइड द वेब कम्युनिकेशन, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका जो करेक्ट आंसर। इवन मैं उसकी फुल फॉर्म को सही बोल रहा हूँ फिर भी मैं सिक्योर शेल लेयर लगा रहा हूँ, नहीं भी सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। और एसएसएल का मेन काम क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन को, हमारी वेबसाइट के कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करना। सो प्लीज मार्क 28 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है, याद रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे अब तक 20 क्वेश्चंस किए हुए हैं, बहुत और भी क्वेश्चन है, और लगभग लगभग जो है आधे भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, करीबन समय जो है 26 से 27 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अब क्वेश्चंस का लेवल कैसा है भाई, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप शेयर कर सके इस वीडियो को तो भाई जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसको भी हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच टर्म्स रेफर्स टू द मैक्सिमम डेटा रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क चैनल। तो अभी वैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा जो नेटवर्क के अंदर कौन सा एक टर्म है जो कि मैक्सिमम डेटा रेट को बताता है। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बैंडविड्थ है। अभी बैंडविड्थ के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ओके, क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व overwhelming a network or server with a excessive traffic to render it unusable। अब देखो क्या इसका मतलब ये है, तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जो हमारे नेटवर्क के अंदर अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ा दिया जाता है, जो कि उस ट्रैफिक का कोई यूज नहीं है। कैसे, अब हमारे नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, नोड होते हैं, उन नोड के अंदर अननेसेसरी डेटा ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक ऐसे पैकेट सेंड कर दिए जाते हैं जो कि इलीगल होते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता। और उससे क्या होता है कि जो रिलायबल पैकेट्स होते हैं उन्हें सब भूल जाते हैं, वो डेटा अपनी जगह पर ट्रांसमिट नहीं हो पाते। तो इस तरह के अटैक को क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक, डीडॉस अटैक, मैन इन द मिडल या एसक्यूएल इंजेक्शन। तो इस तरह के अटैक को हम लोग जो है डीडॉस अटैक कहते हैं। तो डीडॉस अटैक के अंदर हमारे नेटवर्क के अंदर अननेसेसरी डेटा पैकेट्स को सेंड कर दिया जाएगा जिनका कोई यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर इन अ नेटवर्क। प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम होता है, तो देखो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि जो भी नेटवर्क के अंदर हमारे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होते हैं यानी कंप्यूटर होते हैं, उनको एक तरीके से एक रिक्वेस्ट लेनी होती है अपने क्लाइंट, मतलब एक प्रॉपरली एक सर्वर देना पड़ता है। अब उस सर्वर में क्या होता है, एक मान लो आप एक कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है और साथ में कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक सर्वर है। सर्वर के अंदर जितने भी कंप्यूटर इस नेटवर्क में कनेक्ट हैं उनके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल है, और हर नेटवर्क जो हर डिवाइस जो है इस सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है। तो जब भी कोई एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तो यहां पर इस सर्वर पर उसे रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। ये सर्वर ये देखेगा कि क्या रिक्वेस्ट जो मुझे आई है वो ऑथराइज्ड यूजर से आई है या ऑथराइज्ड डिवाइस से आई है, अगर नहीं तो वो इस सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर घुसने नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सर्वर को हम लोग प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं, और ये जितने भी क्लाइंट होते हैं उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें ऑप्शन में, टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू द डिवाइस, जी नहीं ये भी नहीं है, टू ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस ये भी नहीं है, टू सिक्योर द नेटवर्क कम्युनिकेशन ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर है सी, टू एक्ट एन इंटरमीडिएटरी फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट सीक रिसोर्सेज फ्रॉम अदर सर्वर। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, 23 का जो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ लेस सिक्योर नेटवर्क सच एज इंटरनेट। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हो जाएंगे। यानी इंटरनेट के अंदर कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल होता है, कौन सा ऐसा सिक्योर नेटवर्क है जो कि सिक्योरली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, और इस तरह की सर्विस जो है बहुत सारी कंपनी द्वारा दी जाती है। अब इसमें VPN है, LAN है, SCTP है, FTP। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर SCTP लगा देंगे, जी नहीं,
एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, बट ये प्रोटोकॉल जो होता है ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिनका खुद का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी जो भी हमारी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी की जो लेयर हैं वो यहाँ लगी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो वीपीएन की सर्विस प्रोवाइड करती हैं जिससे आप दूसरे के लोगों की नज़र में नहीं आते हैं। तो प्लीज मार्क 24 का ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू मैनेज एंड मॉनिटर द नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि डिवाइसेस को मैनेज करता है नेटवर्क के ऊपर। एसएमटीपी, एसएनएमपी, आईएमएपी या फिर आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो देखो हमारे जो भी नेटवर्क होते हैं उनको डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए भी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। एसएमटीपी, एसएनएमपी, आईएमएपी और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एसएनएमपी है, ठीक है। इसकी थ्योरी मैं अपने लेक्चर्स के हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, वो अभी मैं जान ही रहा हूं। तो प्लीज मार्क 25 का बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ईजी है, मशीन एड्रेस जिसे कहते हैं, बट इसका एक और नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड नहीं है, मल्टीकास्ट एड्रेस कंट्रोल नहीं है, मेमोरी एक्सेस कंट्रोल नहीं है, इट्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, which protocol provide end-to-end communication specifying how data should be packetized, address, transmitted and routed and received at the destination। यानी प्रॉपरली जो है हमारे पैकेट्स को, यानी हमारे डेटा को पैकेट करता है, यानी उसको डिफरेंट पैकेट में डिवाइड करता है, उनको प्रॉपरली एड्रेस करके ट्रांसमिट करता है और प्रॉपरली उनको डेस्टिनेशन तक भेजता है। अब इसका जो आपके सामने ऑप्शन है, आईपी एड्रेस दे रखा है, टीसीपी है, यूडीपी है, एचटीटीपी है, और ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो टीसीपी, क्योंकि टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, जो कि हमारे डेटा को पैकेटाइज करता है, उसको प्रॉपरली एड्रेस करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, और अपने डेस्टिनेशन पे एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है। तो प्लीज मार्क 25 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 के अंदर क्या कह रहा है? तो 28 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मैलवेयर है, इनमें कौन सा ऐसा मैलवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर घुस जाता है विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन। मतलब जनरली हमारी जो वनरेबिलिटी यानी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की जो कमियां हैं उनको एक्सप्लॉइट करके घुस जाएगा और हमें पता भी नहीं पड़ेगा। वायरस करता है, ट्रोजन करता है, वॉर्म करता है, स्पाईवेयर करता है। देखो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का जो काम होता है, डेफिनेटली वायरस ट्रोजन भी करते हैं, पर वायरस जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ट्रोजन जो होता है लगता है कि ये हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, और ट्रोजन तब आता है जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हमारे इंडिविजुअल लेवल पर। बट कंप्यूटर नेटवर्क की हम लोग बात करें तो वॉर्म एक ऐसा मैलवेयर है जो कि किसी यूजर को पता ही नहीं होता कि वायरस है, और ये जो है हमारे सिस्टम को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ में हमारे नेटवर्क को भी हानि पहुंचाता है। तो प्लीज मार्क 28 का सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन यानी टीसीपी का काम नहीं है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, तो भैया कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन तो ये होता ही है। रिलायबल डेटा ट्रांसफर, रिलायबल भी होता है। फ्लो कंट्रोल, चलिए देखते हैं, और ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। देखो अब ये जितने भी हमारे सामने ऑप्शन हैं, तो टीसीपी कनेक्टेड ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, एक रिलायबल भी है, और ये यहाँ पे डेटा पैकेट को फ्लो भी किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन करने का काम जो है वो इसका नहीं होता, ठीक है। तो 29 का जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर है। प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, इनमें से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी का फंक्शन क्या नहीं है? क्या नहीं है, चलो वो बताना है हमें। तो प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू द इंटरनेट, भाई ये तो प्रोवाइड करता है। होस्टिंग द वेबसाइट फॉर द कस्टमर, चलिए
मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क हार्डवेयर, ऑफरिंग द ईमेल सर्विस। अब देखो इनमें से कौन सा प्राइमरी काम नहीं है हमारे आईएसपी का, तो देखो हमारे नेटवर्क हार्डवेयर बनाने का काम जो है ये इसका नहीं है। आईएसपी हमारे नेटवर्क हार्डवेयर को नहीं बनाता है, तो प्लीज मार्क 30 का सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो मैं आपके साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत लिमिटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्रिएट किए हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्पेशली अपने जॉब रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, वो के एनवीएस में, केवीएस में, आईटीआईटीओ की, आप बीपीएससी में ट्राई की टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, या 3.0 का तो एडमिट कार्ड अभी आने ही वाला है, इवन आ भी चुका है बहुतों का। तो यहाँ पर जो है जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम लोगों ने कोर्स बना रखे हैं। इन कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे गिवन है www.bsiacademy.in। आप जहाँ पे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं या फिर हमें इंक्वायरी करके हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या परेशानी हो रही है, उसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है जरा इसको भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए तो इस क्वेश्चन में एक आ गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस का क्या मेन काम होता है। यानी आईपी एड्रेस हम लोग अपने सिस्टम के अंदर या किसी भी डिवाइस में क्यों लगाते हैं। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ यूनिक एड्रेस फॉर ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क, ये भाई सॉलिड लग रहा है मेरे को। इनक्रिप्ट द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, इनक्रिप्ट द डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये भी नहीं है। इस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये काम तो पीपीपी का होता है, तो ये भी नहीं है। तो आईपी एड्रेस का मेन काम ये होता है कि हमारे जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइस हैं उनको एक प्रॉपरली यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करना, ठीक है। ये काम किसका होता है, आईपी एड्रेस का होता है। तो प्लीज मार्क 31 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डोमेन नेम सिस्टम। अभी डोमेन नेम सिस्टम की मैंने अभी आपको बात करी थी। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, हमारे जो डोमेन हैं उनको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका 32 का बी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने फिर क्वेश्चन को रिपीट क्यों किया। रिपीट इसलिए किया है क्योंकि वहां पे डीएनएस ऑप्शन में था, यहाँ पे डीएनएस के फंक्शन पूछा है, तो काफी सारे स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रट्टा मार के चले जाते हैं, बट जब डीएनएस के फंक्शन की बात की तो पता ही नहीं होता दिमाग में क्या करना है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो डिस्कस कर भी चुके हैं उनके जो मेन फंक्शन है वो आपके साथ यहाँ पे मैं बार बार डिस्कस करूंगा। ओके तो 32 का बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अगेन बैंडविड्थ कनेक्टिविटी से क्या मतलब होता है। तो देखो बैंडविड्थ कनेक्टिविटी से यानी व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रेफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी से हमें बैंडविड्थ से क्या मतलब होता है। तो देखो अगेन डिस्कस कर चुका हूं पर लैंग्वेज अलग है, तो इसलिए आप मुझे आंसर भी बताएंगे। देखो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो बी है, द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा, यानी टोटल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क, यानी किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी नेटवर्क पे कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है, ये बैंडविड्थ का मतलब होता है, ठीक है। तो बैंडविड्थ की बहुत सारी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई होंगी, उनमें से एक डेफिनेशन ये भी है, द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क इन अ गिवन पीरियड इज नोन एज द बैंडविड्थ। तो प्लीज मार्क 33 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। भाई 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो सकता है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच टेक्नोलॉजी यूजेस द इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट ओवर अ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन में हाई इंटरनेट यूज करते थे, अब नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। तो कर सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ती, अब तो हम लोगों के यहाँ पे वाईफाई है, बट पहले जब वाईफाई की फैसिलिटी इतनी नहीं थी और तब भी लोग, बहुत सारे लोग जिनके यहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन होते थे वो इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते थे। उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं या उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक नहीं होती है, सैटेलाइट नहीं होती, इंटरनेट नहीं होती, इसे कहते हैं डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन आ सकता है, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, बट डीएसएल जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, इन नेटवर्किंग व्हाट इज अ फायरवॉल। भाई फायरवॉल का काम क्या होता है। फायरवॉल मतलब फायरवॉल नहीं फायरवॉल, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इज अ फायरवॉल। ओके ना, फायरवॉल का काम क्या होता है। फायरवॉल एक ऐसी दीवार होती है जो अनऑथराइज्ड
यूजर्स को हमारे नेटवर्क के अंदर आने ही नहीं देती, यानी हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? इनहांस द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, नहीं जी, ये ऑप्शन नहीं है। इस्टेब्लिशिंग द वायरलेस कम्युनिकेशन कनेक्शन, ये भी नहीं है। मैनेज द आईपी, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर बी है, प्रोटेक्टिंग अ नेटवर्क फ्रॉम अ अनऑथराइज एक्सेस, हमारे नेटवर्क में गलत लोग ना आ पाए, ऑथराइज यूजर ही आ पाए, इसलिए करेक्ट आंसर जो इसका 35 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क। राउटर का क्या फंक्शन होता है पहले बता चुका हूं। तो राउटर का क्या करता है, हमारा काम क्या करता है, डेटा को हमारे जो भी नेटवर्क के अंदर सिस्टम होते, नोड होते हैं, उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है, यानी डायरेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्टिंग द डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स और विद इन अ सेम नेटवर्क ऑल्सो। ओके, सो प्लीज मार्क 36 का बी करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो हमारा राउटर क्या करता है कि जो देखो हमारा नेटवर्क तो अकेला नेटवर्क नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क होंगे। अब आपने यहाँ से बैठे बैठे एक मैसेज भेजा, अब वो जो पर्सन है दूसरा जो मैसेज भेजा वो इंडिया में रहता ही नहीं है, वो मान लो यूएस में रहता है। अब यूएस का डिस्टेंस यहाँ से बहुत अलग है, बट फिर भी आपका जो संदेश है वहां तक तो जाएगा, यूएस तक। तो जो ये मेन काम होता है राउटर का होता है, ठीक है, यानी किस नेटवर्क से जाते हुए मुझे अपने डेटा को यूजर के तक पहुंचाना है, तो ये काम जो है हमारा यूजर का होगा। तो प्लीज मार्क 36 का बी एज अ करेक्ट आंसर, राउटर जो है सारा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एचटीटीपी, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मेन काम क्या है? भाई बता चुका हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है हमें क्या करता है, ट्रांसफर द फाइल बिटवीन द कंप्यूटर, ये नहीं, ये भी नहीं करता। सेंडिंग ईमेल, ये भी नहीं करता। मैनेजर नेटवर्क, ये भी नहीं करता। करेक्ट आंसर ए बी है, यानी हमारी जो वेब पेजेस होते हैं उन्हें फैच करता है, लेके आता है और डिस्प्ले करता है यूजर तक। अब किसके अकॉर्डिंग करता है? हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारी क्यूरी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूं www.google.com, तो गूगल का ही पेज मेरे सामने लेकर आएगा, ऐसा नहीं कि याहू का पेज लेकर आ जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर का 37 का बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वीपीएन का मतलब क्या होता है? अभी बताया था वीपीएन का मतलब क्या होता है। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन मेरा प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके अंदर डेटा सिक्योरली ट्रांसफर किया जाता है इंटरनेट पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा क्या? ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, जी नहीं, ये भी नहीं है। अ सिक्योर नेटवर्क दैट यूजेस द इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट द डेटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, बिल्कुल बेस्ट डेफिनेशन है, यानी हमारे नेटवर्क के अंदर इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हुए हमारे डेटा को ट्रांसमिट करता है इंटरनेट पर। तो प्लीज मार्क 38 का बी एज अ करेक्ट आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपके एग्जाम में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे 2 से 3 सवाल जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है? लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी का मतलब क्या होता है? देखो लेटेंसी का मतलब जो शाब्दिक मतलब होता है उसे कहते हैं देरी, डिले। ठीक है, आपने डेटा ट्रांसफर किया, रिसीवर को डेटा मिला, तो भेजने से लेकर मिलने तक का जो डिले है डेफिनेटली बहुत कम होता है। आप एसएमएस भेज देते हो अपने किसी दोस्त को, आपने भेजा, उसे तुरंत मिल गया, तो ये डिले होता है। अब डिले बहुत नैनो सेकंड का होता है, बट फिर भी डिले होता है। आप फेसबुक को चैट कर रहे हैं या कहीं पे भी चैट कर रहे हैं आप, तो वो चैट के अंदर जो आप मैसेज को लिखने के बाद मैसेज मिलने तक का जो डिले होता है उसी को हम लोग लेटेंसी कहते हैं। तो क्या होता है? मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर, जी ये नहीं होता। द डिले बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडेम इन अ इंटरनेट कनेक्टिविटी? मॉडेम का क्या फंक्शन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसका वेट कर भी रहा था कि मॉडेम, भाई मॉडेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे सामने अभी तक। तो मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम का ये काम होता है कि हमारे सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग इसमें कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप जो भी सिग्नल सेंड करते हैं वो पहले एनालॉग में होता है, उस एनालॉग को डिजिटल में ट्रांसमिट किया जाता है, फिर रिसीवर साइड पर डिजिटल सिग्नल को फिर से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काम जो होता है मॉडेम का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या इसका? 40 का ए कह रहा है इनक्रिप्टिंग डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, ये नहीं है। कन्वर्टिंग द डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल देन एनालॉग टू डिजिटल, ये इसका बेस्ट आंसर है। तो 40 का जो बी करेक्ट आंसर है हमारा।
क्या करेक्ट आंसर है? बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन 41 को हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस इन होम एंड बिजनेस। यानी हमारे घर पर, हमारे दफ्तरों पर इंटरनेट प्रोवाइड करने की टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? बहुत इजी है भाई, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाईफाई कहते हैं। लगा दो करेक्ट आंसर, वाईफाई। और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताओगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट कम्युनिकेशन व्हाट इज अ पैकेट स्विचिंग? पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होता है? पैकेट स्विचिंग अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन data into the packet and transmitting them over a network. Okay, a technique for encrypting data packet, ये अच्छा। अब प्रोटोकॉल फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, ये तो होता ही नहीं जी। सिस्टम फॉर कन्वर्ट डोमेन नेम, ये भी नहीं होता। तो देखो, पैकेट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है उसे डेटा को हम लोग पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उस पैकेट्स को हम लोग अपने नेटवर्क पर ट्रांसमिट करने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग पैकेट स्विचिंग कहते हैं। तो प्लीज मार्क 42 का ए इज अ करेक्ट आंसर। 42 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सीडीएन का मतलब क्या होता है? तो देखो, सीडीएन की जो फुल फॉर्म है वो होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन, इसका ये एक्चुअली में ये जो है ये टर्म कहाँ यूज होती है? ये टर्म वेब होस्टिंग में यूज होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हो, तो उस लॉन्च करने के लिए, उस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए आपको ऐसा तो नहीं कि भाई फ्री में मेरा मन करा मैंने लॉन्च कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको वेब होस्टिंग लेनी होती है, एक कंपनी की वेब होस्टिंग लेनी होती है। वो कंपनी जो है वो सारा काम करती है। अब इसके लिए भी यहाँ पर एक सीडीएन लगता है। सीडीएन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट मान लो इंडिया में लॉन्च हुई है, इंडिया में लॉन्च हुई है और आपने इंडिया का सर्वर ले रखा है, पर आपने जो कंटेंट बनाया है वो कंटेंट जो है वो यूएस के लोगों के लिए है, पर आपका सर्वर इंडिया में है। तो डेफिनेटली वो वेबसाइट काम कर जाएगी, पर फिर भी आपकी वेबसाइट को खुलने में कुछ सेकंड का डिले आएगा, अंतर आएगा, क्योंकि आपका सर्वर जो है इंडिया में। तो आपको सर्वर कहाँ का लेना चाहिए था? यूएस का लेना चाहिए था सर्वर आपको। तो ये सर्वर जो होते हैं ये भी जो हैं आपके वेबसाइट के लोकेशन बेस्ड जो है डायनेमिकली अलोकेट हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें अच्छी वेब होस्टिंग लेनी होती है और ये प्रोवाइड किया जाता है सीडीएन का द्वारा। तो सीडीएन जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है जो कि हमारे कंटेंट को, हमारे वेब कंटेंट को डिलीवर करता है बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन। तो इसका प्लीज मार्क कर दो, बी इज अ करेक्ट आंसर। मैं बाकी के मीनिंग पर जा ही नहीं रहा हूं, बेस्ट आंसर इसका बी है, ठीक है, और यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 ही है ना? 43 हुआ, 43 हुआ अभी, हाँ 43 44। अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस किया भाई मैंने। आपको वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सिक्योरिंग द कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को सिक्योर करके ट्रांसमिट करता है? HTTP, SSH, FTP या DNS? तो देखो, HTTP नहीं है, FTP नहीं है, DNS नहीं है, SSH। क्या है? SSH। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following wireless communication protocol is specifically designed for providing the continuous packet switched data service to mobile phone and computer user? यानी देखो, हम लोग जनरली इनमें से कौन सी ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि स्पेशली बनाई गई है मोबाइल फोन यूजर्स के लिए? GSM, GPRS, WLL या LTE? तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, हमें मोबाइल सर्विस के बारे में बात करनी है। यहाँ पे मोबाइल सर्विस यानी इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि स्पेशली मोबाइल यूजर्स के लिए बनाई गई है और यहाँ पर हम लोग जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो कौन सी है वो? GPRS है। सो प्लीज मार्क GPRS इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज फॉर द वॉइस कॉल? वॉइस कॉल के लिए, यानी जिसे हम लोग वॉइस कॉल कहते हैं, और हम लोग जो है SMS प्रोवाइड करने के लिए सेंड करते हैं मोबाइल नेटवर्क। यानी मोबाइल नेटवर्क पे वॉइस के लिए और SMS के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है?
GPRS, GSM या WLL? भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो ये भी अगेन वायरलेस कम्युनिकेशन, तो इसे हम लोग कहते हैं GSM। क्या कहते हैं? GSM वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम अपने वॉइस कॉल को और SMS को भेज सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड की जाती है। 46 का C इज द करेक्ट आंसर। और स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने अपने वेबसाइट्स पर बना रखे हैं, क्रिएट किए हुए हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। स्टेटफुल का मतलब होता है कि जैसे हम अपने मैंने ब्राउजर में कोई वेबसाइट खोली तो उसके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखेगा, तो स्टेटफुल का मतलब होता है एवरीथिंग। तो इनमें से कौन सी स्टेटफुल एप्लीकेशन है? एसटीपी जो है ये स्टेटफुल एप्लीकेशन नहीं है, एफटीपी भी नहीं है, टीसीपी है और पीओपी है, ठीक है, टीसीपी है और पीओपी है। तो ऑप्शन में थर्ड एंड फोर्थ, भाई थर्ड एंड फोर्थ कौन सा है? तो थर्ड एंड फोर्थ कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता? अच्छा ये सॉरी, एक मिनट, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ एफटीपी है, देखो सॉरी, एफटीपी जो ये स्टेटफुल है, इसके अलावा पीओपी है क्या? पीओपी पीओपी जो है, जी हाँ, ये टीसीपी भी नहीं है, टीसीपी भी जो स्टेटफुल एप्लीकेशन नहीं है। एफटीपी और पीओपी 3 ये दोनों है, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ, हाँ सेकंड एंड फोर्थ जो है हमारे ये सी ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन मैंने वैसे सी लिखा नहीं है, पर सी जो है करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू ईमेल। ईमेल में डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, कौन कौन सी होती है? ईमेल सेंड करना फ्रॉम क्लाइंट टू मेल सर्वर, मेल क्लाइंट सर्वर से मेल सर्वर तक, ये M1 है। तो ये कौन करेगा? डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स टू मेल क्लाइंट, और ईमेल को चेक करना वेब ब्राउजर पर। तो इनमें से कौन से प्रोटोकॉल काम करेंगे? M1 के लिए, M2 के लिए और M3 के लिए। तो सेंड एन ईमेल फ्रॉम मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर, देखो ईमेल चेक करना वेब ब्राउजर, भाई किसका काम है? HTTP का। तो ये पॉप का काम नहीं है, ये आई। तो अब बचे ऑप्शन बी और सी, ठीक है भाई। डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स टू द मेल क्लाइंट, ये होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। और सेंड एन ईमेल फ्रॉम मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर, ये होगा हमारा SMTP का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। SMTP M1, M2 इज पॉप और M3 इज HTTP। तो प्लीज मार्क सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भाई कंप्लीट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो व्हाट networking device operate at the layer 2 of the OSI model and forward the data packet to the MAC address? राउटर, हब, स्विच या ब्रिज? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लेयर 2 पे काम करता है? कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है जो लेयर 2 पे काम करता है और डेटा पैकेट्स को सेंड करता है मैक एड्रेस पर? तो राउटर नहीं है क्योंकि वो लेयर 3 पे काम करता है। हब, स्विच और ब्रिज, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो स्विच है। तो प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो OSI लेयर की दूसरे पे काम करता है, और स्विच जो है मैक एड्रेस पर अपने डेटा पैकेट को सेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो लेयर 3 पे काम करता है OSI मॉडल पर? तो कौन सा है? स्विच है, ब्रिज है, राउटर, हब है? राउटर जो है आपका करेक्ट आंसर है। 50 का जो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, सो दिस इज स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हम लोगों ने 50 के 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं आपके साथ, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं और भी बहुत सारे हम जो क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई आपका सवाल है अब भी बचा हुआ है तो आप उस सवाल को मुझ तक पहुंचा सकते हैं हमें कमेंट करके, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें किसी भी तरह का आपका जो मैसेज है, जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। ओके, तो इस क्लास का जो PDF है वो आप तक शेयर कर दिया जाएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। साथ में आप टेलीग्राम चैनल पर जो है जाके इस क्लास को जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे इसका टेलीग्राम चैनल पर इसका जो PDF है वो अवेलेबल करा दिया गया है। पहली ये बात हो गई। अब देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक, बहुत जैसे हमारा एल्गोरिथम है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, DBMS है, तो उनके भी वीडियो जो हैं आपके सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा YouTube चैनल का तो आपको इस सामने जो लिंक आपको दिख ही जाएगा, तो साथ में बेल आइकन को क्लिक कर देना, और भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ।
और इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और वेबसाइट्स पर हमने बना बहुत सारे कोर्स हैं। अगर आप देखिए, अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईटीआईटीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बीपीएससी की टीचर रिक्रूटमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप केवी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के कोर्सेज हम लोगों ने अपने वेबसाइट पर डाले हुए हैं। अब इस कोर्स में कैसे इनरोल करना है आपको, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और किसी भी तरह का डाउट के लिए भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आगे की क्लासों में, और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप बेहिचक जो हैं हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है इसी तरीके से, और भी बहुत सारे वीडियो जो हैं आपके सामने हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।